चलिए क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग फंक्शन की क्लास करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया है क्लास, अभी तक जो भी वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ा था। यूनिट थर्ड में फंक्शंस भी यूनिट थर्ड का ही पार्ट है। और यूनिट थर्ड में मैंने लूप खत्म कर दिया है। जो लोग आज फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए हैं, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, वो एक लिंक मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। वहाँ पे अब तक जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं ऑनलाइन, वो सभी की वीडियोस वहाँ पर मैंने शेयर की हुई है। तो अगर आपका छूट गया है तो वहाँ से आप वीडियोस एक्सेस करिए, वहाँ से देखिए। उनमें अगर कोई प्रोग्राम्स में आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। यस सर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस इन सी। तो फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। हालांकि फंक्शंस जब आपने पहला प्रोग्राम बनाया था ये क्या है? तो वहां पे आपने फंक्शन का यूज किया हुआ है पहले से, यानी फंक्शन से आप यस अनफेमिलियर नहीं हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको शायद पता ना हो कि फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप फंक्शन फर्स्ट प्रोग्राम से ही आप यूज कर रहे हैं। जब आपने पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अगर बनाया होगा लैब में, तो उसमें भी आपने फंक्शन का यूज किया था। तो आज यही टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का ये मिडिल पार्ट है। मतलब मिडिल का मतलब हम जस्ट हाफ पॉइंट पे हैं, हाफ पार्ट पे हैं। अब थर्ड में आप बिल्कुल मिडिल में हैं। फंक्शन के बाद, फंक्शन का जो पूरा खत्म होने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी, यूनिट फोर्थ स्टार्ट हो जाएगी। तो फंक्शन में देखिए, यस सर। फंक्शंस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, पहले टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में डिस्क्राइब कर दूं, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। पहले मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। फिर मॉड्यूलर अप्रोच इन प्रोग्रामिंग। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मॉड्यूलर अप्रोच के बारे में, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉड्यूलर अप्रोच। तो मॉड्यूलर अप्रोच के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे समराइज वे में। फिर मॉड्यूलर के बाद डेप्थ में हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और क्या बेनिफिट्स हैं यस सर। फंक्शंस के, ये भी हम लोग कवर करेंगे। कितने फंक्शंस में ही हम देखेंगे कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, इनको भी हम फंक्शंस इन सी थर्ड वाले पॉइंट में ही पढ़ेंगे। फिर फोर्थ पे बेनिफिट्स क्या है फंक्शंस के। फिफ्थ पॉइंट पे है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप का मतलब सेम है, इसको हम लोग यस करेंगे। सर। तो फिफ्थ वाला पार्ट हम करेंगे कल। आज मैं फोर्थ पॉइंट तक आपको कंप्लीट कराऊंगा, फोर्थ पॉइंट तक समझाने की कोशिश करूंगा। फिफ्थ ऑनवर्ड्स हम यस लोग सर। कल करेंगे प्रोटोटाइप के बारे में, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स या फंक्शन पैरामीटर्स किसे कहते हैं, कैटेगरीज कितनी होती हैं फंक्शंस की, और पैरामीटर को पास करने के कितने तरीके होते हैं, और रिकर्जन, ये सारी चीजें हम लोग आने वाले 2 दिन के क्लासेस में करेंगे। ठीक। तो आज मैं यस सर। सीक्वेंस नंबर 4 तक, टेबल ऑफ कंटेंट का जो 4 पॉइंट्स है वही हम लोग कवर करने वाले हैं। और देखिए इसमें जो 7 सीक्वेंस है और 10 सीक्वेंस है, इसमें मैंने मार्क किया वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए कि ये पैरामीटर पासिंग पॉइंट नंबर 9 को भी मैं मेंशन करूंगा, ये जिसने भी अंडरलाइन किया है। पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 7 और 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके एकेटीओ में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यस इसको भी सर। मैं एम्फेसिस वाइज पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इस पे स्पेशल फोकस रहेगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी हम लोग फर्स्ट सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। पहला है, अब जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे रीड आउट करूंगा थोड़ा सा समझाते हुए, आपको समझना है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे डिस्कस करेंगे। देखिए फंक्शन होता क्या है, पहले हम लोग इस बात को डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सी। ठीक, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स आप बनाते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स आपने अभी तक बनाए हैं, वो सब छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन्हीं बेसिक यस सर। बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम कहते हैं फंक्शंस। तो पहला पैराग्राफ मैं रीड आउट कर रहा हूं, जरा सा इसको समझिए। अ लार्ज सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सी फंक्शन। सी फंक्शन कंटेन्स a set of instructions enclosed within parenthesis। अब इसको हम parenthesis कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक
पैटर्न बनाता हूँ, जरा सा एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ प्रोग्राम का। हम लोग प्रोग्राम में जनरली लिखते हैं वॉइड मेन और इसकी बॉडी बनाते हैं, बॉडी ऑफ मेन है, यही होता है। तो यस इसमें सर। देखो कि ये जो पूरा स्टेटमेंट आपने लिखा है, एक्चुअल में ये मेन एक फंक्शन है, और फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। फंक्शन आइडेंटिफाई होते हैं इस वाले ब्रैकेट से, जिसे आप कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो जब भी किसी वर्ड के, किसी टेक्स्ट के, किसी अल्फाबेट के साइड में, साथ में ये वाला सिंबल अगर यूज हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे देख के कि ये कोई फंक्शन है। कोई जरूरी नहीं कि मेन हो, मैं यहाँ पर लिख दूं AMBRASH, यानी कि ये एक्चुअल में एक फंक्शन है। कैसे पहचाना आपने? अमरीश नाम का फंक्शन है, आप देखिए इसके बगल में एक स्मॉल ब्रैकेट लगा, वो पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट। तो अगर यस किसी सर। टेक्स्ट के साथ, किसी अल्फाबेट के साथ, किसी वर्ड के साथ अगर ये पेयर ब्रैकेट आपको दिखाई देता है, तो आप समझ जाएं कि ये कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन को यस पहचानने सर। का तरीका, ये ब्रैकेट उसके साथ होगा। यस सर। ठीक, एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम मेजोरिटी की बात करें तो इस ब्रैकेट के साथ अगर कोई वर्ड या टेक्स्ट या अल्फाबेट यूज हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो जनरली फंक्शन ही होगा। ठीक है, 0.1% चांसेस हो सकते हैं कि वो फंक्शन ना हो। तो और दूसरी चीज, इस फंक्शन की देखिए बॉडी भी होती है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी फंक्शन कंटेन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड बाय पेरेंथेसिस। इस ब्रैकेट को हम पेरेंथेसिस कहते हैं। तो enclosed by Parenthesis. parenthesis, or which performs Yes sir. specific operation in C program. Actually, collection of these functions creates a C program. तो आप देखिए कि ये एक फंक्शन मैंने बनाया है और ये फंक्शन की बॉडी है। तो फंक्शन की बॉडी इस पेरेंथेसिस से स्टार्ट होती है और एंड होती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब a large C program is divided into basic building blocks called C functions, or C functions contains a set of instructions enclosed by parentheses which performs some specific operations in C program. Actually, Yes collection sir. of these functions creates a C program. तो हर फंक्शन का एक स्पेशल टास्क होता है। जैसे अब नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए, लाइक Like मेन इज अ main. फंक्शन। मेन एक फंक्शन है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम में आपको मेन नहीं दिया आपने, तो इसका मतलब है उस प्रोग्राम को स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। कंपाइलर ये नहीं समझ पाएगा कि उसको प्रोग्राम को स्टार्ट कहाँ से करना है। Yes sir. तो सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन कंपाइलर को ये इंफॉर्मेशन देता है कि प्रोग्राम को इस जगह से स्टार्ट करना है, यानी कि मेन से स्टार्ट करना है। Yes sir. क्लियर? तो अब देखिए, Yes sir. लाइक main is a function that is the starting point of any C program. Same as there are several functions available in C. For example, POW, power function, printf function, scanf function, Scan up. CLR, SCR function, getch function, etc. तो यहाँ जो एग्जांपल्स मैंने लिए ये सारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। और खास बात देखिए इन फंक्शंस की, जो भी फंक्शंस मैंने लिखा है, हर फंक्शन के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है साथ में। Yes sir. ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑल द वर्ड्स रिटन विद small brackets are identified as a function, and all the functions have some specific task assigned to it that they perform. ठीक, यानी Yes जितने sir. भी functions, जितने भी words written होते हैं इन ब्रैकेट के साथ, वो आप उनको कंसीडर करेंगे एज अ फंक्शन। और जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे लाइक printf function display output onto screen, scanf function reads input from keyboard, etc. इसका मतलब है कि printf फंक्शन का काम है स्क्रीन पे वैल्यूज को डिस्प्ले करना, वैसे ही scanf फंक्शन का काम है कीबोर्ड से वैल्यूज को रीड करना। तो इसका Yes मतलब sir. ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करता हूँ, आप जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शंस लिखे, मैंने लिखा printf। तो printf फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में जो कुछ भी आप लिखेंगे, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, यही चीज ये फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट करेगा स्क्रीन पे।
अगर मैं बात करूं SCANF, स्कैनएफ, तो स्कैनएफ फंक्शन में भी डबल कोट्स में हम यहाँ पे कंटेंट तो नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि %d टाइप का। तो ये क्या करेगा, ये इंटीजर टाइप का डेटा रीड करेगा, रीड्स इंटीजर टाइप डेटा। कहां से रीड करेगा? फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। तो स्कैनएफ फंक्शन ये करेगा। एक फंक्शन और मैं यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करूं, POW, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज पास की जाती है, जैसे n, m मैंने दिया, तो ये क्या करेगा, कैलकुलेट n रेज टू m, यानी कि ये कैलकुलेट करेगा n टू पावर m, ठीक। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैंने 3 फंक्शंस लिखे हैं, printf, scanf, पावर, ये तीनों फंक्शंस हैं। कैसे पहचान रहे हैं फंक्शंस हैं? ये ब्रैकेट लगा हुआ है, भले ही ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन ब्रैकेट तो है, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये जो है फंक्शन है। अब मुझे बताओ कि प्रिंटफ फंक्शन का जो काम है, प्रिंटफ फंक्शन का टास्क है स्क्रीन पे आउटपुट देना। क्या स्कैनफ फंक्शन भी स्क्रीन पे आउटपुट दे सकता है? नहीं दे सकता है। अच्छा, पावर फंक्शन का काम है n टू पावर m कैलकुलेट करना, किसी वैल्यू का पावर कैलकुलेट करना। क्या पावर फंक्शन स्क्रीन पे प्रिंटफ की तरह आउटपुट दे सकता है? नो सर। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर फंक्शन का, जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है, सबका अपना अपना टास्क है। एग्जैक्टली, यानी हर फंक्शन का अपना स्पेसिफिक टास्क है। जो फंक्शन प्रिंटफ काम कर सकता, जो वर्क प्रिंटफ कर सकता, वो स्कैनफ नहीं कर सकता। जो स्कैनफ कर सकता है वो पावर नहीं कर सकता। जो पावर कर सकता है वो प्रिंटफ नहीं कर सकता, ठीक। तो इसका मतलब है कि जितने भी फंक्शंस हैं, सबका अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। क्लियर? तो ये स्लाइड आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर अप्रोच की। प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलर अप्रोच क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। तो आप देखिए कि मॉड्यूलर अप्रोच, मॉड्यूलर का मतलब होता है कि पार्ट्स, मॉड्यूल का मतलब पार्ट। जैसे आप अगर हम बात करें बाइक की, तो बाइक हमारा एक सिंगल एंटिटी नहीं है, सिंगल मशीन नहीं है बाइक, ठीक। आपकी बाइक, उसमें पहिए भी लगे हुए हैं, उसमें इंजन है, उसमें आपका ब्रेक्स है, उसमें लाइट्स है, उसमें सीट है, ठीक है, उसमें हैंडल अलग से लगी हुई है। तो ये सारी चीजें मिलके एक बाइक को बना रही है, कंप्लीट बाइक। अब जो कंपनी आपका टायर बनाती होगी, कोई जरूरी नहीं है कि वो बाइक भी बनाती हो। जैसे अगर मान लीजिए आपकी बाइक है हीरो होंडा, तो हीरो होंडा की बाइक में जो टायर लगा होगा वो हीरो होंडा का तो नहीं लगा होगा ना। नो सर, MRF हो गया, कुछ भी हो गया, जो कंपनी होगी, जो कंपनी बनाती होगी, एग्जैक्टली। यानी हो सकता है उसमें टायर आपका अपोलो हो, MRF हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस सर। तो टायर बनाने की कंपनी अलग है, और जो बाइक बना रही है वो कंपनी अलग है। तो एक्चुअल में कंपनीज जो कार या बाइक बनाती हैं, वो करती क्या है, वो प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स को खरीदती हैं, और उन मॉड्यूल्स को मिला के एक कंप्लीट सिस्टम तैयार कर देती हैं, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल फोन ही ले लीजिए, आपके मोबाइल फोन में छोटे छोटे मॉड्यूल्स, कैमरा अलग है, कीपैड अलग है, स्क्रीन अलग है, उसके अंदर प्रोसेसर अलग है, वो सब असेंबल करके एक मोबाइल फोन तैयार हो गया। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। मॉड्यूलर का मतलब होता है स्मॉल पार्ट। अब यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देंगे। एक प्रोग्राम को हम छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करेंगे, इसी को हम कहते हैं मॉड्यूल, ठीक। तो अब प्रोग्रामिंग अप्रोच में समझिए इस चीज को। पॉइंट नंबर 1, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग is the process of subdividing a computer program into separate sub programs, ठीक। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप कंप्यूटर प्रोग्राम को सब डिवाइड करते हैं अलग अलग सब प्रोग्राम्स में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? Modular programming is the process of subdividing a computer program into separate subprograms, ठीक।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, तो आप आंसर करेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच इज द अप्रोच इन विच a computer program is divided into separate sub programs. ठीक है, सर आवाज कट रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारे में। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आपको वीडियो में आवाज बाद में जो रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसमें सही आपको मिल जाएगी आवाज, तो मे बी नेटवर्क का इशू हो। तो इसमें मैंने लिखा है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं सेपरेट सब प्रोग्राम्स में। ठीक। दूसरी चीज, अ मॉड्यूल इज अ सेपरेट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो मॉड्यूल क्या होता है, प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मॉड्यूल जो होता है वो आपका एक अलग से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। मतलब एक प्रोग्राम में से आपने तोड़ के एक छोटा सा कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया, यानी एक प्रोग्राम को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक छोटा पार्ट अपने आप में कंप्लीट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। यानी अलग अलग लोग उस पार्ट्स पे काम करेंगे और जब सभी लोग काम कर लेंगे तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के हम एक कंप्लीट प्रोग्राम तैयार कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइक तैयार हो रही है। यस सर। दूसरी चीज, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो मॉड्यूलर अप्रोच जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज पॉसिबल हो पाती है फंक्शंस की वजह से। फंक्शंस की हेल्प से ही आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यानी मॉड्यूल्स बना सकते हैं। एक पिक्चर यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है, इसमें देखिए आपका मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम को आपने दो मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 1 में एक फंक्शन, दो फंक्शंस है, मॉड्यूल 2 में दो फंक्शंस हैं, तो अलग अलग फंक्शंस हैं। इसी तरीके से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का अप्रोच होता है। सिंपली अगर आप कल को किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी, तो वहां पर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर मिलेगा तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा बनाने के लिए, आपको एक छोटा सा मॉड्यूल मिलेगा। ठीक। तो छोटे मॉड्यूल में होता क्या है कि आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, टीम डिवाइड कर देगा। सपोज करिए 3 टीम बना दी, हर टीम में 10-10 लोग हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी। तो जब कोई प्रोजेक्ट आएगा तो एक ही प्रोजेक्ट के एक पार्ट पे टीम ए काम कर रही होगी, दूसरे पार्ट पे टीम बी काम कर रही होगी, तीसरे पार्ट पे टीम सी काम कर रही होगी। तो एक ही प्रोजेक्ट को आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया और उस मॉड्यूल को आपने अलग अलग टीम को असाइन कर दिया। यही अप्रोच है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। बात समझ में आ रही है? तो बताओ, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो अभी आप एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, अभी नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम जो नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप बाद में पूछ लेंगे मुझसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या एडवांटेज है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच? तो देखिए इसमें ये 5 पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो ये बेनिफिट्स बता रहे हैं। एडवांटेज का मतलब बेनिफिट है, क्या बेनिफिट्स हैं इस अप्रोच को यूज करने का। तो पहला बेनिफिट है enable faster development as each module can be developed in parallel। मतलब मॉड्यूलर अप्रोच अगर आप यूज करते हैं तो जो आपका डेवलपमेंट है, यानी कि प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बनाने का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही काम को अगर 3 लोग मिलके करेंगे तो वो ज्यादा जल्दी होगा, या एक काम को एक आदमी करेगा तो जल्दी होगा? 3 आदमी मिलके करें। 3 आदमी, यानी कि अगर हम एक ही प्रोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें और वो तीनों पार्ट हम अलग अलग टीम को दे दें, तो आपका डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा और तीनों लोग अपना डेवलपमेंट अलग एक साथ कर रहे होंगे पैरेलली। मतलब टीम ए भी काम कर रही है, टीम बी भी काम कर रही है, टीम सी भी काम कर रही है। तो ये एडवांटेज, पहला एडवांटेज है इनेबल फास्टर डेवलपमेंट एज ईच मॉड्यूल कैन बी डेवलप्ड इन पैरेलल। दूसरा देखिए, मॉड्यूल्स कैन बी रीयूज्ड। मॉड्यूल्स कैन बी रीयूज्ड का मतलब है कि एक बार आपने मॉड्यूल तैयार कर लिया, कल को आपको एक दूसरा आपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें आपको जरूरत पड़ रही है उसी टास्क की, उसी सेम प्रोसेस की जो आपने पहले बना रखा है, तो वो मॉड्यूल आप अपने नए एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ये दूसरा एडवांटेज मॉड्यूलर अप्रोच का। तो दूसरा एडवांटेज हो गया मॉड्यूल्स कैन बी रीयूज्ड। तीसरा, as each module is to be tested independently, testing is faster and more robust। ठीक। क्योंकि आप देखिए मॉड्यूलर अप्रोच में
जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनकी टेस्टिंग इंडिपेंडेंटली होगी। इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि टीम ए जो टेस्ट कर रही होगी उसका फर्क टीम बी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम बी का मॉड्यूल अलग है। टीम बी जिस पे टेस्ट कर रही होगी उसका फर्क टीम सी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम सी का मॉड्यूल अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो टेस्टिंग होगी वो फास्टर हो जाएगी, और इसमें जो टेस्टिंग होगी वो मोर रोबस्ट होगी। रोबस्ट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, ठीक, ज्यादा रिलायबल। ठीक है सर। तो मोर रोबस्ट का मतलब मोर रिलायबल। टेस्टिंग इज फास्टर एंड मोर रिलायबल। ठीक, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, यानी एज ईच मॉड्यूल इज टू बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, टेस्टिंग इज फास्टर एंड मोर रोबस्ट। नेक्स्ट है डिबगिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द होल प्रोग्राम इज इजियर। डिबग का मतलब आइडिया है किसी को? डिबगिंग कोई बता सकता है क्या होता है? डिबगिंग का मतलब देखिए होता है क्या। बग का मतलब होता है एरर, और डी का मतलब होता है रिमूव। सर एरर दिखाना। अब मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको डिबगिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब समझिए। डिबग बना हुआ दो वर्ड से, डी प्लस बग। ठीक, यहाँ पर डी का मतलब होता है रिमूव करना। किसी भी वर्ड में अगर आप डी लगाएंगे तो रिमूवल होता है, और बग का मतलब होता है एरर। तो डिबग का मतलब क्या हुआ? रिमूविंग ऑफ एरर्स। एरर्स। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं डिबगिंग। तो डिबग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एरर्स या रिमूविंग ऑफ एरर्स। क्लियर? चलो, यस सर। अब यही चीज मैंने मेंशन किया है, डिबगिंग इज इजियर, डिबगिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द होल प्रोग्राम इज इजियर। प्रोग्राम का मेंटेनेंस आसान हो जाता है, प्रोग्राम को डिबग करना इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे जो पार्ट्स हैं मॉड्यूल से मिलके बने होते हैं। मॉड्यूल्स आर स्मॉलर एंड हैव अ लोअर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सो दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। पांचवा एडवांटेज, मॉड्यूल्स जो होते हैं स्मॉलर होते हैं, और इसमें क्योंकि स्मॉलर होने की वजह से इनका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो कम हो जाता है, एंड हैव अ लोअर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सो दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल लोअर है तो आपको उसको समझना ज्यादा आसान है। मान लीजिए एक प्रोग्राम मैंने बनाया है जिसमें 100 पेजेस हैं। अब 100 पेजेस के प्रोग्राम को समझना आपको टफ हो जाएगा, लेकिन उसी 100 पेज के प्रोग्राम को अगर मैं छोटे छोटे 5 प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दूं तो शायद आपको वो 5 प्रोग्राम छोटे छोटे ज्यादा इजिली समझ में आ जाएंगे, बजाय कि 100 पेज का प्रोग्राम समझने के, है ना? यस सर। तो ये एडवांटेज हो गया, एडवांटेज आप देख लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ से थोड़ा सा फंक्शन के बारे में डिटेल में आते हैं हम लोग। फंक्शंस इन सी। देखिए फंक्शन क्या है, अब रीड आउट करता हूँ। अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन जो है कोड का ब्लॉक है, एक ऐसे कोड का ब्लॉक जो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। A function is a block of code that performs a particular task. There are many situations where we might need to write same line of code for more than once in a program. ऐसी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है, और आने वाले टाइम में आप फेस करेंगे इस चीज को। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां पर आपको एक ही कोड, सेम लाइन ऑफ कोड आपको प्रोग्राम में कई बार यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक ही कोड को बार बार ना लिख करके हम उसको फंक्शन के थ्रू लिखेंगे। अभी एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा, आप देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी चीज, दिस में लीड टू अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ कोड। फंक्शंस के हेल्प से जो अननेसेसरी रेपिटेशन है कोड का, यानी कोड को जो बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, वो चीज रिमूव हो जाती है फंक्शन की वजह से। तो दिस में लीड टू अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ कोड, बग्स एंड इवन बिकम्स अ बोरिंग फॉर द प्रोग्रामर। तो अगर फंक्शन ना हो तो जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर सेम लाइन ऑफ कोड को आपको बार बार लिखना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें कोड का रिपीटेशन होता है। एक ही कोड को आप बार बार अननेसेसरीली बार बार लिखेंगे। बग्स अगर आ जाती है तो बग्स को बार बार रिमूव करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप एक ही लाइन को बार बार लिखने में आप बोर भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं।
अगर आप बिना फंक्शन के आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो। इसलिए so C language provides an approach in which we can declare and define a group of statements once in the form of function and it can called and used whenever required. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अप्रोच है जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एक बार डिक्लेयर और डिफाइन कर देंगे फंक्शन के फॉर्म में, और जब भी हमें जरूरत होगी इट कैन बी कॉल्ड एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी हमें इसकी जरूरत होगी हम इसे कॉल करके यूज कर लेंगे। ये फंक्शन का बेनिफिट है और ये होते हैं फंक्शन। तो आपको फंक्शन को एक लाइन में ध्यान रखना है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क, right, and it can be called and used whenever required. Understand? आगे बढ़े? यस सर। ओके सर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। इससे बढ़िया कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं? तो हम कैटेगरीज अलग है, टाइप्स अलग है, ध्यान रखेंगे। कैटेगरीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। टाइप्स कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं? तो सी लैंग्वेज में फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक, लाइब्रेरी एंड यूजर डिफाइंड। तो हम लोग पहले लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस किसे कहते हैं? तो लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी हैज बीन डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी। These functions are also called inbuilt or predefined functions such as puts, gets, printf, scanf, power, square root, etc. These functions are always available in some header files whose extension is .h. So we just call them whenever there is a need to use them. यानी कि लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होंगे जिन्हें पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है सी की लाइब्रेरी में, और इन फंक्शंस को हम इनबिल्ट फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे पुट्स, गेट्स, प्रिंटफ, स्कैनफ, पावर और एसक्यूआरटी फंक्शंस, ये सब लाइब्रेरी फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। और ये सभी फंक्शंस जो है अवेलेबल होते हैं हेडर फाइल्स में। हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनका एक्सटेंशन .h होता है। इसलिए जब भी आप कोई फंक्शन यूज करेंगे तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक, प्रोग्राम्स में हेडर फाइल को इंक्लूड करने का यही पर्पस है कि आप सपोज करिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने गेट ch और clr यूज नहीं किया है, तो conio.h लगाने की जरूरत नहीं है आपको प्रोग्राम के अंदर। लेकिन अगर आपने conio.h नहीं लगाया है और प्रोग्राम के अंदर clr और get.ch का यूज किया है तो एरर आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं pow या sqrt, तो ये फंक्शन जब आप यूज करेंगे तो आपको एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी जिसमें ये फंक्शंस डिफाइंड है, और वो फंक्शन है आपका math.h। ठीक है, कुछ देखिए मैंने एक लाइब्रेरी फंक्शंस के एग्जांपल लिए हैं। ये मैथ फंक्शन के एग्जांपल हैं। मैथमेटिकल, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो सी में एक फंक्शन है sqrt, मीनिंग स्क्वायर रूट ऑफ a। अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो f एक फंक्शन है सी में। अगर आपको एक्सपोनेंट निकालना है e टू पावर x तो ऑलरेडी सी के अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है ext। लॉग वैल्यू निकालने के लिए लॉग फंक्शन अवेलेबल है सी के अंदर। पावर फंक्शन x टू पावर y अगर आपको निकालना है तो उसके लिए एक फंक्शन है pow, x, y फॉर्मेट में हम वैल्यू पास करते हैं। साइन x निकालने के लिए ऑलरेडी सी में साइन फंक्शन अवेलेबल है। cos x के लिए cos फंक्शन अवेलेबल है और tan x के लिए tan फंक्शन अवेलेबल है। सर क्लास ले रहा था। जी सर, बस क्लास ले रहा था, अभी जरा सा सिस्टम पे हूँ। जी जी ठीक है सर। tan x, हेलो आवाज आ रही बच्चों? यस सर। साइन x और cos x और tan x ये सब इनबिल्ट फंक्शंस हैं। देखिए इसमें से आपने sqrt फंक्शन यूज किया है, आपने जो है पावर फंक्शन का यूज किया हुआ है, ऐसे ही आप और भी अदर फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस on the other hand are those functions which are defined by the user at the time of writing the program. These functions are made for code reusability and for saving time and space. So user defined function just
बिल्कुल इनबिल्ट फंक्शन जैसे ही होते हैं, लेकिन ये फंक्शंस पहले से डिफाइंड नहीं होते हैं। ये फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं, यानी कि एक प्रोग्रामर डिफाइन करता है जब वो प्रोग्राम बनाता है तब। और इन फंक्शंस का यूजर डिफाइंड फंक्शन का बेनिफिट ये है कि आप कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। मतलब एक बार कोडिंग फंक्शन बना दो और जहां भी आपको यूज हो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और स्पेस भी सेव होगा। ठीक, तो ये जो फंक्शंस है, जो फंक्शंस का टॉपिक है, बेसिकली हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। लाइब्रेरी फंक्शंस तो अलग है, वो तो आप बनाएंगे नहीं, तो आपको बस जानकारी होनी चाहिए, हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो मेनली हम पढ़ने वाले हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट के थ्रू दिखाया है कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड। लाइब्रेरी फंक्शंस को हम प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, और ये फंक्शंस डिक्लेयर्ड होते हैं हेडर फाइल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल printf, scanf एक्सेट्रा। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस है जो यूजर क्रिएट करता है। यूजर का यहाँ पे मतलब है प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम बना रहा होगा वो क्रिएट कर रहा होगा। और इस फंक्शन को यूज करने का बेनिफिट है कि इससे कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है प्रोग्राम की रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का अप्रोच हम लोग इसमें फॉलो करते हैं, इस वजह से। ठीक, ये हो गया बेसिकली। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स हैं फंक्शन के, बेनिफिट्स एडवांटेज। द फंक्शन प्रोवाइड्स मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी आप समझ गए होंगे क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स में प्रोग्राम्स को डिवाइड करना। ठीक, यानी कि प्रोग्राम में मॉड्यूलैरिटी हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो मॉड्यूलैरिटी कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग फंक्शंस। तो फंक्शंस आपको मॉड्यूलैरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, रीयूजेबल कोड। फंक्शन प्रोवाइड्स रीयूजेबल कोड, यानी एक बार आप कोडिंग कर लीजिए और उस कोड को आप जब भी नीड हो तब भी आप उस कोड को यूज कर सकते हैं। बार बार आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फंक्शंस के वजह से। In large programs, debugging and editing task is easy with the use of functions. बड़े प्रोग्राम में एरर रेक्टिफाई करना ज्यादा टफ हो जाता है, लेकिन फंक्शंस इस चीज को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि फंक्शंस की वजह से प्रोग्राम छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो डिबगिंग आसान हो जाती है और एडिटिंग आसान हो जाती है। नेक्स्ट, द प्रोग्राम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स। ठीक, फंक्शन की वजह से क्योंकि मॉड्यूलैरिटी आती है, तो आप किसी भी प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में मॉड्यूलराइज्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। और सेपरेट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली कैन बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी कि अपने नीड के अकॉर्डिंग आप अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं, खुद फंक्शंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो आपने देखा कि एडवांटेज मैंने बताया। तो ये कुल मिला के आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। कल हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग, जो दोनों का मतलब सेम है, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। क्लियर? यस सर। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग यहीं तक करेंगे, और ये वीडियो आप लोग देखिएगा एक बार, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे तो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। चलिए ओके क्लास सर। आज के लिए बस यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू सर। ओके, चलिए।